नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को राम राम, सभी को सुबह की सुप्रभात। दोस्तों, एक चर्चा इस समय वैश्विक स्तर पे बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन मैं ये वीडियो अब क्यों बना रहा हूं, एक दो दिन लेट बहुत सारे लोगों को लगेगा, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब मैं ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे ठीक 10 घंटा पहले एस जयशंकर साहब ने इस बात को कंफर्म किया कि किस कारण से चीन और भारत के बीच में जो पुराने बॉर्डर की स्थिति थी उसका समझौता हुआ। आप लोगों को पता है गलवान हुआ, गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, चाइना के 60 सैनिक मारे गए। चाइना बहुत दिन तक इसको दबाए रखा, फिर बाद में बोला कि 2-4 हमारे मारे गए। फिर इंटरनेशनल एजेंसियों ने जब इसको कंफर्म किया कि 60 से अधिक मारे गए, तब जाकर के चाइना ने इसको दबे जुबान में एडमिट किया था। ये सारी जानकारी आपको। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जब दो देशों के बीच में इस तरीके की शत्रुता हो या इस तरीके का कोई डिस्प्यूट हो या इस तरीके की कोई घटना घटती है जहां युद्ध जैसी सिचुएशन हो जाए, तो उस देश के विपक्ष को सरकार के साथ मिलकर के काम करना चाहिए या उनकी बात को मानना चाहिए। जो सरकार कहे, जो उस देश के एनएसए कहे, जो उस देश का विदेश मंत्री कहे। लेकिन नहीं, भारत के राहुल गांधी ने उस समय पे चाइना के एम्बेसडर से मिला, भूटान के एम्बेसडर से मिला, पूर्व एनएसए से मिला, सबसे मिला। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया तो फिर वहां पे चीन के मंत्रियों से भी मिला। लेकिन नहीं मिला तो किससे नहीं मिला? भारत के किसी भी नेता से नहीं मिला जो इस तरीके के मसलों पर जवाब देने के लिए जवाब दे। आल पार्टी मीटिंग हुई। आल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि 1 इंच जमीन भी चाइना के कब्जे में नहीं है। लेकिन गलवान हुआ था तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था। और जो चाइना परस्त भारत की मीडिया है, खासकर जो मीडिया से लात मार करके निकाले गए हैं, आजकल यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो बड़े बड़े आलेख लिखते थे, अरे इनके इतनी तो जानकारी किसी के पास नहीं है। वो बात अलग है कि इनको खुद की जानकारी नहीं है। राहुल गांधी के ऊपर जब दबाव बना कि तुम क्यों मिले, तुम क्यों बात किए, तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये मेरी जॉब है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हु आर यू? एक सांसद की जॉब कब से हो गई है? लेकिन नहीं, राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी वैश्विक पटल पे चाइना की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और हमेशा करते हैं, चाहे अमेरिका जाए, चाहे लंदन जाए, चाहे कहीं भी रहे, भारत की बुराई करते हैं। जबकि ये कांग्रेसी ये नहीं बताते हैं कि 38,000 किलोमीटर अक्साई चीन की जो भूमि है वो नेहरू की नीतियों की वजह से, नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय चाइना ने कब्जा कर लिया। कांग्रेसी ये भी नहीं बताते हैं कि आज हमारे पास वीटो पावर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि नेहरू उस समय चाइना के साथ गलबैया करते हुए उसको गिफ्ट कर दिए थे। चाइना परस्त जो भारत के लोग हैं और कांग्रेसी जो हैं, वामपंथी जो हैं, वो यह भी नहीं बताते हैं कि चाइना 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो हमारा पड़ोसी नहीं था, हमारा पड़ोसी तब तिब्बत था। लेकिन नेहरू क्या कहते थे? हमारे यहां तो पुलिस से काम चल जाएगा, क्या जरूरत है सेना की? और देश आजाद हुआ उसके 8 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान ने छद्म युद्ध की तरह अपने सैनिकों को भेज दिया भारत के अंदर। यह नेहरू की पॉलिसी थी, नेहरू की विदेश नीति थी। गांधी कहते थे कि नेहरू बहुत अच्छे विदेश नीति हैं। विदेश नीति के मामले में नेहरू इतना फेल्योर कोई विदेश मंत्री किसी भी पार्टी का हुआ ही नहीं आज तक। लेकिन नहीं, नेहरू महान थे, नेहरू महान थे, नेहरू महान थे। अब होता है मामला फैसले लेने का। एक चीज और आपको याद दिला दूं, बहुत सारे एक्सपर्ट आज भी इस बात को कहते हैं और बहुत सारे लोगों ने किताब भी लिखी जो 1962 का युद्ध लड़े। और 1962 का युद्ध आता है तो मेरे अंदर एग्रेशन क्यों आ जाता है? क्योंकि उसमें मेरे दादा के भाई हरप्रसाद सिंह शहीद हुए थे और आप लोगों को याद है कि उस समय शहीदों की बॉडी घर नहीं आया करती थी। खैर, इसलिए थोड़ा सा तलखी रहती है।
कहा जाता है कि नेहरू ने अगर उस समय भारतीय एयरफोर्स का प्रयोग किया होता तो यह स्थिति नहीं बनती थी। नेहरू ने ही इस देश के अंदर, इस देश की संसद के अंदर यह भाषण दिया था कि जो जमीन चीन के कब्जे में गई है वह बंजर भूमि थी, वहां कुछ नहीं उगता है। उसी समय उन्हीं के पार्टी का कोई नेता था, या मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो मेरे ही तरह थे, उनके सर पे बाल नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरे सर पे बाल नहीं है, यह भी बंजर भूमि है, तो क्या अपना सर काट के दे दूं? नेहरू के पास इसका जवाब नहीं था। कांग्रेसी सब छुपा जाते हैं ना, लेकिन बिना बात का बतंगड़ बनाने में नंबर 1 थे। आज के स्थिति में डिसएंगेजमेंट जब हो रहा है भारत चाइना बॉर्डर के ऊपर, एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, तो ये सब सारे चुप हैं। इनको साफ सूंघ गया है, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। कम से कम यही आकर के बोलते कि ये बड़ी उपलब्धि है भारत की, कम से कम यही आकर के बोलते कि ये पुरानी सिचुएशन जो लौट रही है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर के जिनको जानकारी हो वो सब इस पे बोलते थे, क्योंकि अब सुब्रमण्यम स्वामी मंत्री नहीं बने तो उनको मोदी से खुंदक है। राहुल गांधी 20 साल से कोशिश कर रहा है, पहले तो मनमोहन सिंह की सरकार में उसको मौका नहीं मिला, अब 10 साल से इधर 3 चुनाव से कोशिश कर रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। सब कुछ कह लिया, चोर कह लिया प्रधानमंत्री को, सारी गालियां दे ली, जातियों में बांट लिया, पैसे बांट लिए, लेकिन मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गया है। तो ये जो खुंदक है ना मोदी से पर्सनल, वो खुंदक ये लोग देश से भी अब निकालने लगे। ये लोग इतने नीच हो गए, इस पे बोलना चाहिए था ना, नहीं बोले, तब तो बहुत बोलते थे। तो इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। और एस जयशंकर साहब ने क्या कहा है, पूरी दुनिया अचंभित है इस बात से कि आखिर ये हो कैसे गया, लेकिन ये हुआ। और इसकी घोषणा कब हुई? जब रसिया में ब्रिक्स सम्मेलन होना था। आपको एक चीज और बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता हैं पूरे विश्व में आज के डेट में जो अलग अलग ग्रुप्स जो हैं उन सारे ग्रुप्स में दिखाई देते हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जो सारे ग्रुप्स, जैसे ब्रिक्स है, क्वाड है, या और सारे ग्रुप, उसमें सब में चमकते हुए दिखाई देते हैं और बड़ी ठसक के साथ चमकते हुए दिखाई देते हैं। बाकी कोई नहीं दिखाई देता। अब क्वाड में देखिए, अमेरिका सत्ता है, ऑस्ट्रेलिया सत्ता है, क्वाड में जापान सत्ता है, ब्रिक्स में कौन है? चाइना है, रूस है। अभी आपस में कहां मिल रहे हैं? आज की जो परिस्थिति है वैश्विक, उसको देखते हुए इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करिएगा तो पता चलेगा कि भारत की कितनी बड़ी तूती बोल रही है पूरे विश्व में, खास करके विदेश नीति के मामले में। अच्छा, उस समय भी जो इकोसिस्टम था वो चाहता था, चाहे अमेरिकन इकोसिस्टम हो, चाहे यूरोपियन इकोसिस्टम हो, कि अरे ये हुआ, ऐसे हुआ, भारत को हमला कर देना चाहिए, भारत को आक्रमण कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि पीछे कौन जाता? भारत ही जाता ना। भारत की आज जो इकोनॉमी है, आज जो बेहतरी की बात कर रहे हैं, आज जो दुनिया में हम बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं, बहुत सारे रोड बना पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पा रहे हैं, या नहीं कर पाते। युद्ध जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई मसला कूटनीतिक तरीके से आपके मन मुताबिक अगर सॉल्व हो जाए तो युद्ध से बेहतर स्थिति होती है। लेकिन 4 साल तक लगातार पेशेंस रखा। किसने पेशेंस रखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उससे भी अधिक पेशेंस रखा भारत की सेना ने। अच्छा चलो, मोदी की तारीफ नहीं किए, समझ में आती है दुश्मनी थी। जयशंकर साहब की तारीफ नहीं किए, एनएसए डोभाल साहब की तारीफ नहीं किए, बीजेपी की तारीफ नहीं किए, कम से कम भारतीय सेना की तो तारीफ कर देते। लेकिन ये गद्दार लोग हैं, हमेशा देश से गद्दारी किए हैं, ये लोग सेना पे उंगली उठाने वाले लोग हैं। ये क्या सेना की तारीफ करेंगे? जबकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सरकार चल रही है उसकी, एनएसए साहब की, डोभाल साहब की और जयशंकर साहब की जो तिगड़ी है पॉलिटिकल, इसकी सफलता के साथ साथ भारतीय सेना की भी बहुत बड़ी सफलता है। अब आप कहेंगे दोनों जुड़े हुए हैं। देखिए, सेना जो होती है ना वो स्ट्रेटेजिकल वार लड़ती है। सेना डटी रही, सेना ने जवाब दिया। क्यों जवाब दिया? क्योंकि आपके पास एक नेतृत्व है, वो देख लेगा। आप सोचिए कि जयशंकर साहब वैश्विक पटल पे किसी मंच पे बैठे हों, आज तक किसी विदेश मंत्री की ताकत नहीं हुई कि वो इस तरीके से जवाब दे दे जिस तरीके से जयशंकर साहब जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिजीम में उनको फ्री हैंड मिला हुआ है।
वो समझते हैं कब कहां कैसे क्या बोलना है। और इसी तिगड़ी से पूरा विश्व जो है इस समय डरा हुआ है, भयभीत है। आप सोचिए, ईरान के टॉप लीडर के साथ भी मोदी दिखते हैं, दुबई सऊदी वालों के साथ भी दिखते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री से कैसे संबंध है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में अभी गए, एग्रीमेंट करके आए, हालांकि अमेरिका धोखेबाज देश है। रसिया से साफ साफ काम तेल खरीदेंगे, तुम्हारे बाप में औकात नहीं कि तुम रोक लोगे। इस बात को एस जयशंकर साहब ने यूरोप के एक बड़े मंच पे कहा जब पत्रकार ने पूछा, तुम हमें मत सिखाओ, हमें जहां सस्ता मिलेगा हम खरीदेंगे। जब ईरान पे सेंसर लगा हुआ था तब भी भारत ईरान से तेल खरीदता था। ये होती है विदेश नीति। अब तक क्या था, लिबिर टाइप के थे, कुछ भी बोल देते थे, वो धमका देता था, इधर नहीं जाते थे। सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल कभी नहीं गए, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, सॉरी, मनमोहन सिंह। आपको याद है मनमोहन सिंह अपने 10 साल के रिजीम में अरुणाचल प्रदेश कब गए थे? क्यों नहीं गए? क्योंकि चाइना उसको बताता है अपना अमानत थी, वीजा देता है, कभी हिम्मत नहीं हुई उनकी जाने की। ये उनकी विदेश नीति थी, ये उनके प्रधानमंत्री थे। कौन रोक रहा था आपको? गठबंधन रोक रहा था क्या? बिल्कुल नहीं। खैर, आपको स्लाइड्स कुछ दिखाते हैं, उसको देखिए। देखिए ब्रिक्स की अहमियत बहुत है। 43% आबादी को, 35% सकल घरेलू उत्पाद को, 32% वैश्विक भूमि को, 20% निर्यात को ये कवर करता है ब्रिक्स। ठीक, अब ये वाली चीज देखिए, ये मैं बीच में इसलिए इसको डाला हूं, जब भारत चीन के बीच तनाव के दौरान चीनी राजदूत से मिले थे राहुल गांधी, वो साल था 2017, तनाव चल रहा था, अभी हुआ नहीं था ये सब कुछ, तभी ये मिले थे। तब जब इन पे दबाव पड़ा तब इन्होंने क्या कहा, इट इज माई जॉब टू कंफर्म ऑन क्रिटिकल इशू, आई मीट द चाइनीज एम्बेसडर एक्स एनएसए कांग्रेस लीडर फ्रॉम एनी एंड भूटानी एम्बेसडर। तुम्हारी जॉब कब से हो गई भाई? तुम बिना सरकार के बताए हुए दुश्मनों के और अन्य लोगों से जाकर के मिल रहे हो। तुम हु आर यू? और तुमको अपने देश की सरकार पे, अपने देश के लोगों पे, अपने देश की सेना पे जो बात कर रही है उस पर कोई विश्वास नहीं है। ये राहुल गांधी थे। ये लोग अपने आप को सत्ता में वापस लाने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, किस हद तक नीच हरकत कर सकते हैं, उसकी वानगी भर है। ये कब का ट्वीट है? 10 जुलाई 2017 का। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी भी पगलाए हुए हैं, अरे यार पूरा दुनिया या तो चीन की तरफ है या तो अमेरिका की तरफ है। मोदी कह रहे हैं ना हम चीन की तरफ है ना अमेरिका की तरफ है। ऐसे थोड़ी ना होता है। कहें भैया तुम्हारे पेट में कहां दर्द हो रहा है? और तुमने अब तक कौन सी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली? ठीक है, तुमने केस वेस कर दिया सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे, वो अपना लड़ा रहे, ठीक है जयशंकर साहब लड़ो, सुब्रमण्यम साहब लड़ो, आपके बस का नहीं है कुछ। वो मोदी नहीं बनाने वाला मंत्री, चाहे जितना गाली दे लोगे, और कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला तुम्हारे गाली देने से। इंडिया चाइना रिलेशन, भारत चीन की तनातनी खत्म होने से खुश या टेंशन में अमेरिका? अब जाहिर सी बात है अमेरिका टेंशन में रहेगा ना। अमेरिका चाहता था कि भारत दुम हिलाता हुआ हमारे पास आएगी, चाइना चाइना हमारे साथ ऐसा कर रहा है। भारत ने ऐसा किया नहीं, कहा नहीं नहीं भाई देखो हमारे पास पैसा है, तुम माल बेच रहे हो तो ठीक है, तुम्हारे पास जो सामान है हमको दे दो, और वो सब हमारे सामने नहीं चलेगा। फॉरेन मिनिस्टर से विल मीट जयशंकर ऑन इंडियन चाइनीज बॉर्डर एंगेजमेंट। ये सब सारी बातचीत हो रही है। 26 तारीख की मुलाकात है जयशंकर साहब की एनएसए अजीत डोभाल के साथ, और भी जो उनके साथ सेना के लोग हैं और सारे लोग हैं, उनके साथ एक मीटिंग हुई और डिसएंगेजमेंट के ऊपर बातचीत हुई कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। राइटर क्या लिखता है कि इंडिया चाइना बिगेन इंप्लीमेंटिंग न्यू बॉर्डर पैक्ट एंडिंग हिमालयन फेस ऑफ। ठीक, ये राइटर लिख रहा है। दुनिया भर के अखबार क्या लिख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। अल जजीरा क्या लिख रहा है, हाउ इंडिया एंड चाइना पुल्ड बैक फ्रॉम ए बॉर्डर वार एंड व्हाई नाउ। सब टेंशन में है, अरे भाई ये हो कैसे गया। बीबीसी क्या लिखता है कि इंडिया एंड चाइना एग्री टू डीएक्सिलेट बॉर्डर टेंशन। ठीक, सीएनएन क्या लिखता है, इंडिया एंड चाइना हैव स्ट्रक्ट अ डील विद कुड इजी बॉर्डर टेंशन अहेड एक्सपेक्टेड लीडर मीटिंग्स। ठीक, सब पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया अचंभित है एक तरीके से। अब ये फोटो देखिए, क्वाड की फोटो है, इसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं सी जिनपिंग कि भैया ये क्वाड में मोदी हैं और जापान वाले हैं, अमेरिका वाले हैं और वो हैं। अब इस फोटो को देखिए, इस फोटो का व्यक्ति अगली फोटो में आपको नहीं दिखेगा।
एक ही व्यक्ति दिखेगा जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये फोटो देखिए ब्रिक्स की। ब्रिक्स है क्या? पहले ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स बना जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया। ये इमर्जिंग इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया की, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जो पूरी दुनिया की, या डेवलपिंग नेशन है जो पूरी दुनिया के, उनका एक ग्रुप है। अब एक ग्रुप बड़ा होता जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि और भी जो है उन साथी हैं उनको सबको करिए, और जो ग्लोबल साउथ की परिकल्पना है वो इस ग्रुप से होती है। बहुत सारे लोग इसको यूएन का विकल्प देखते हैं, नहीं ये यूएन का विकल्प नहीं है, ये एग्जैक्टली G7 का विकल्प है और बहुत मजबूत विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए रसिया, ब्रिक्स में भाग लिया, सारी बातें हुई, सारी बातें कही गई। वहां पे एक बात और चली कि डॉलर की तरह ही एक ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी हो। हालांकि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 30 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट किया था। लोगों का कहना था कि चाइना का समर्थन भी है उसको, लेकिन भारत ने कहा नहीं, तुम कौन से इमर्जिंग इकोनॉमी हो भाई पाकिस्तानियों, तुम तो डूबी हुई इकोनॉमी हो, कटोरा लेके मांगते हो, उससे तुम्हारी इकोनॉमी चल रही है और तुम सोचते हो कि हम भी ब्रिक्स में चले जाएं। अच्छा, अभी एससीओ समिट हुई थी, उल्टा सीधा झंडा लगा दिया था इन लोगों ने। वहां पे भी जयशंकर साहब गए थे तो पूरा रेल के आए पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हाय तौबा हाय अल्लाह कर रहे थे, वो भी आप लोगों ने देखा। ये विदेश नीति देखिए, एक फोटो में नहीं दिख रहे हैं कोई और दूसरे नेता रिपीट नहीं हो रहे हैं, एकदम दो धुरी में बटा हुआ है देश। सारे व्यापार बंद हैं। भारत का व्यापार अमेरिका से भी चल रहा है टनाटन, और रसिया से भी चल रहा है। तुम लोग लड़ो भाई, हमें नहीं लड़ना है, साफ साफ संदेश है। ये भी चीज देखिए। अब जयशंकर साहब क्या बोले, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताऊंगा। जयशंकर बोले कि भारत चीन सीमा पर दो वजहों से समझौता हुआ। पहला, हम अड़े रहे, सेना डटी रही, कूटनीति काम आई। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, आप याद रखिए कि मनमोहन सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री थे एके एंटनी। एके एंटनी ने संसद के अंदर बयान दिया था कि हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बढ़ाते हैं, कल युद्ध हुआ चाइना घुस जाएगा और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके वहां पे डटा रहेगा और हमारे लिए दिक्कत होगी या पूरे देश के अंदर घुस जाएगा। ये बयान था मनमोहन सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री का, इस देश के सदन में दिया हुआ बयान है, किसी चुनावी रैली में नहीं दिया हुआ बयान है। और ये आज के विदेश मंत्री का बयान है, आज का ही बयान है। जब आप देख रहे हैं उससे 9 घंटा पहले का, इसमें दिखाई भी दे रहा होगा। क्या कह रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने 10 साल में डेवलप किया था उसकी वजह एक बड़ी है कि वहां पे हमारे सैनिक डटे रहे 4 साल तक। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता तो सैनिक 4 साल तक डटे कैसे रहते, है ना। लेकिन बतौलेबाजी करवा लो, फर्जी वाला। देखिए अभी बताएंगे सब, ये वाला प्रॉफिट, वो वाला फायदा, अभी सब खोज रहे हैं कि क्या कुछ निकाले इसमें से एंगल। उन्होंने ये सब सारी बातें कर दी। उन्होंने कहा कि ये पुणे के कार्यक्रम में थे शनिवार के दिन, उसी समय वो बात कर रहे थे जयशंकर साहब। चीन बॉर्डर पर सेना की पेट्रोलिंग को रोका जा रहा था। हम पिछले 2 साल से इस मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे थे। अब पेट्रोलिंग पर सहमति बन गई है, पहले जैसे हुआ करती थी, पुरानी स्थिति लौट गई है। हालांकि 2022 में भी एक समझौते के तहत, चूंकि इन्होंने बोला 2 साल से हम लोग इस पे कोशिश कर रहे हैं, कुछ पॉइंट से चाइना और भारत की सेना पीछे पीछे हटी थी। अब आपको एलएसी में आपको बता दूं तो आप जाकर के कभी गौरव मेजर आर्या का एक वीडियो आया हुआ है, उसको आप सुनिएगा। वहां पे एक्चुअल कोई बॉर्डर है नहीं, कोई चिन्हित बॉर्डर नहीं है, कोई खींचा हुआ बॉर्डर नहीं है। हम उस साइड तक क्लेम करते हैं, वो हमारे साइड तक क्लेम करते हैं, बीच में एक बफर जोन बना हुआ। उस बफर जोन में आकर के चाइनीज अपना टेंट लगाने लगे, वहीं पे ये झड़प हुई। तो उस बफर जोन से अब दोनों ही सेना डिसएंगेज हो गई हैं और एक दिन वो पेट्रोलिंग करेंगे, एक दिन हम पेट्रोलिंग करेंगे, बता के करेंगे, और जो कमांडर लेवल की मीटिंग है वो होती रहेगी पहले की तरह। ठीक, यह है देवसांग और डेमचोक से पीछे हटने की जानकारी सामने आई। उसमें बताया गया है कि यहां से दोनों सेनाएं 20 अप्रैल से पहले की स्थिति में वापस लौटेंगी, साथ ही इन्हीं क्षेत्रों में गश्त करेंगी जहां अप्रैल 2020 से पहले किया करती थी। इसके अलावा कमांडर लेवल मीटिंग होती रहेगी। 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद
देपसांग और डेमचोक में तनाव बना हुआ था। करीब 4 साल बाद 21 अक्टूबर को दोनों देश के बीच में नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया इसका मकसद लद्दाख में गलवान जैसी झड़प रोकना और पहले जैसे हालत को बनाना है। देखिए चाइना क्या करता था ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा रहता, वो पहले से बना रहा था। AK एंटनी साहब होते, अगर मान लीजिए सोचिए कि मनमोहन सिंह की सरकार होती तो क्या होती। AK एंटनी साहब के हिसाब से समझिएगा, रक्षा मंत्री थे, देश के सदन में भाषण दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं तो आपकी सेना 4 साल टिकती ही नहीं। सेना मजाक होती है, इतना भारी इक्विपमेंट ले जाना, उसको पहुंचाना, वहां पे सेना का रसद पहुंचाना, और वो सामान्य स्थिति तो है नहीं। वहां पे तो बर्फ गिरने लगती है, ठंड पड़ने लगती है। उस हिसाब से सैनिकों की ट्रेनिंग, बहुत सारी बातें होती है ना। ये थोड़ा ही ना कि आ गए बैठ गए, कुछ भी बांच दिए, कुछ भी कह दिए, हो गया काम, नहीं। 2022 में दौलत बेग, गोल्डी, ओल्डी और गलवान और हॉट स्प्रिंग, इन सब जगह से सेना हटी थी। अब 2024 में इस 2 पॉइंट से सेनाएं हटी हैं। ये वार्ता की अपनी तारीख भी दी हुई है, कब कब कैसे कैसे वार्ता हुई थी। खैर 15 जून 2020 को चीन के ईस्टर्न लद्दाख में सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया गया। उसके बाद कई जगह घुसपैठ की घटनाएं हुई थी। भारत सरकार ने इलाकों में चीन की बराबर सैन्य तैनात कर दिए। हालत इतने खराब हो गई कि LAC पर गोलियां चली गई। इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। बाद में भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें 60 चीनी जवान इनके मारे गए थे। ये थी दोस्तों स्थिति। कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या व्यापार, क्या फलाना। पुरानी जो स्थिति है ना, व्यापार को लेकर के, चीजों को लेकर के, भारत को लेकर के, उनके ऐप बैन को लेकर के, उस पर कुछ नहीं हुआ है। नहीं सुनेंगे, हम भी यही रहेंगे। आप सुनिएगा तो बताइएगा। ये होता है कूटनीति, ये होती है विदेश नीति, और चाइना को बहुत अच्छी तरीके से पता है। इकोनॉमी जब से डाउनफॉल गई है चाइना की, बहुत अच्छी तरीके से पता है, और रसिया को भी पता है। भारत को मौके की तलाश थी कि भैया जो सिचुएशन है उसको, सिचुएशन को बहाल करो पहले। अब टेंशन कम हुई तो जो अमेरिका बार बार कहता था हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, प्रेशर कम हो गया। जियो पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलनी चाहिए। अब जिसके पेट में दर्द हो, जिसके पेट में मड़ोर हो, वो मड़ोर होता रहे। लेकिन आप अंदाजा लगा करके देखिएगा कि ये कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, कितनी बड़ी विदेश नीति, कूटनीति की जीत है। लेकिन भारत में जो चाइना परस्त हैं वो चुप हैं, एकदम चुप है, ना बोलना नहीं है। तो अब दोस्तों ये वीडियो, ये एनालिसिस से कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कंटेंट और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल के लिए डोनेट करते रहिएगा, कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।